Morning students, today we are taking the topic of law of derivation of demand. This is the 12th commerce and this is the topic of demand chapter, law of derivation. This is the new one but in the new format है ये. एक्चुअल में है तो ये पहले भी हमने करा तो ये पहले भी दिया है लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, इसलिए इसको एक बार रिवाइज से ही समझ लो चाहे आप इंट्रो समझ लो, इसको कैसे भी समझ लीजिए. लॉ ऑफ डेरिवेशन ऑफ डिमांड. देखो अब लॉ ऑफ डेरिवेशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जो डिमांड का जो डिराइव होती है टर्म, डिमांड की डिराइव कैसे होती है, पी बढ़ता है तो क्यू घटता है, यही होती है. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग. ये डिक्रीजिंग है, एरो डिक्रीज का है. एंड इफ द प्राइस इज डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग. ठीक, ये लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है. लेकिन ये जो लॉ है ये स्टेट किस पे करता है, आधारित किस पे होता है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक, जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ये 2 एप्लीकेशंस पे डिराइव करता है. लॉ ऑफ डिमांड, वो 2 एप्लीकेशंस क्या हैं, ये वो 2 थॉट्स क्या हैं. द फर्स्ट वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर मैं प्रोडक्ट को x बोल दूं कि x एक प्रोडक्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x. ठीक, पहला तो इस पे डिपेंड करता है. द सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये इन 2 बातों पे डिपेंड करता है. ठीक, अब बताएंगे आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बट स्टिल आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो डेरिवेशन कैसे क्रिएट होती है, इसकी लॉ ऑफ डिमांड की डेरिवेशन इन 2 पॉइंट से क्रिएट होती है. वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ एक्स. अब इसमें एक एक करके फोकस करते हैं कि पहली जो आपकी डेरिवेशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में प्राइस ऑफ एक्स कैसे होता है. इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक एक्स एक जो प्रोडक्ट है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता. सीमांत उपयोगिता, मान लो एक ग्राहक ने एक्स प्रोडक्ट यूज किया, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस, इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ द एक्स. हर बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर उतना ही एक प्रोडक्ट के लिए कीमत देने के लिए तैयार होता है जितने की उससे उसको यूटिलिटी मिलती है. एंड दैट यूटिलिटी इज गिवन ओनली बाय द वन इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सो दैट वी आर यूजिंग द टर्म इज MU नॉट AU. इज इट क्लियर? हमने एवरेज की बात नहीं कर रहे, हम 100 चीजें इकट्ठे नहीं, एक चीज खरीदी, उस एक चीज को यूज करने पर जो उससे उपयोगिता प्राप्त होती है, एक ग्राहक केवल उसके बराबर ही उसकी कीमत देने को तैयार होगा. ठीक, जैसे एग्जांपल लीजिए, हम मान लो एक शर्ट लेने गए, बाहर मार्केट में गए, रिटेलर के पास गए और रिटेलर ने कहा कि भाई ये 1000 की है. आप कह रहे थे 1000 की है तो आपको थोड़ा सा सही नहीं लगा, आपने कहा नहीं ये इतने की नहीं है. इट मीन्स अगर इतने की नहीं है, अगर ये फर्स्ट थॉट भी आपके माइंड में आ गया ना, तो दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर द 1000 रुपीज फॉर दैट शर्ट. आप उस 1000 रुपए उस शर्ट के लिए देने के लिए तैयार नहीं है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि आपको उसकी उपयोगिता 1000 रुपए के बराबर नहीं लग रही. बात समझ में आई? You are not ready to pay 1000 rupees for that shirt because you don't have, you don't think that its utility is about for the 1000 rupees, कि आपको उसकी उपयोगिता 1000 rupees की जैसे लग रही है. तो कितने की लग रही है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई ना आप 800 की लगा लो, या XYZ एनी कोई भी आपने प्राइस उसको ऑफर किया कि आप इस प्राइस पे आप इसको अवेलेबल करा दो. अगर उसको सूटेबल होगा रिटेलर को तो वो आपको दे देगा, अदरवाइज वो आपको मना करेगा. बट अगर हम कहते हैं कि वो उसने दे दिया, अगर मान लो उसने 800 रुपीज की वो आपको टी शर्ट दे दी या शर्ट दे दी, तो दैट मीन्स क्या हुआ, आपके लिए उसकी यूटिलिटी कितनी है, 800 रुपीज की. सो दैट यू आर रेडी टू पे द 800 रुपीज फॉर दैट. आप उसके लिए 800 रुपए देने के लिए तैयार हो गए. तो आप यानी कि प्राइस एक प्रोडक्ट का और उससे मिलने वाली उपयोगिताएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं. अगर मान लो एक और कंज्यूमर है, वही सेम शर्ट,
वही सेम शर्ट थोड़ा एक और व्यक्ति आया, एक और कंज्यूमर आया, लेकिन वो थोड़ा सा रिचर क्लास का है, चलो ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक। वो क्या कहेगा कि 1000 की है, ओके डन, दे दो। अगर इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए प्रोडक्ट वही है सेम। पॉइंट टू बी नोटेड एंड पॉइंट टू बी कैप्ट इन योर माइंड कि हर एक व्यक्ति के लिए हर प्रोडक्ट की, एक ही तरह के प्रोडक्ट की उपयोगिताएं अलग अलग हो सकती हैं। मेरे को 5 स्टार बहुत पसंद है तो मेरे लिए 5 स्टार की उपयोगिता है, मे बी आपके लिए ना हो, आपको डेयरी मिल्क अच्छी लगती हो। उस व्यक्ति को वो शर्ट 800 रुपीज की वर्थफुल लगी तो उसने 800 दे दिए, सामने वाला दूसरा कोई आया ग्राहक, उसी के वो 1000 की लेके चला गया। इज इट क्लियर? तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति पर, अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल अलग होता है, उसकी चॉइसेस अलग होती हैं, उसके इनकम लेवल्स अलग होते हैं, सो दैट उससे मिलने वाले हर प्रोडक्ट की उपयोगिताएं हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। कोई किसी चीज को बहुत पसंद करता है तो उसके लिए यूटिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, आते हुए उसका प्राइस ज्यादा भी देने को तैयार है क्योंकि उसके लिए उसकी उपयोगिता है। एक स्टूडेंट के लिए बुक्स की उपयोगिता आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत है, तो आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे उसके लिए। अगर आपको कोई बुक नहीं अवेलेबल हो रही है और आपको पता चले कि वहां मिल रही है तो जिस प्राइस पे मिलेगी आप कहोगे आप तो मुझे मंगा दो बुक्स, क्योंकि आपको पढ़ना है। लेकिन अगर हम वो कहें, बात करें किसी और व्यक्ति की, फ्रूट सेलर की या वेजिटेबल सेलर की, एनी काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बुक से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं है, जैसे किसान है, फार्मर है, खेतों में काम करना है, उसे क्या करना है बुक्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके लिए यूटिलिटी है उसके लिए प्राइस है। लेकिन कितना प्राइस है, द क्वेश्चन इज टू बी दैट हाउ मच प्राइस इज टू बी गिवन बाय द कंज्यूमर। तो द प्राइस शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। एक कंज्यूमर केवल उतना ही प्राइस देगा और ये हर बार हर शर्त पे लागू होगा, उतना ही प्राइस देगा जितना कि उसके लिए उपयोगिता है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया पहली डेरिवेशन। लेकिन अब इसको जस्टिफाइड भी तो करो, इसको चेक भी तो करो कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। जैसे हमने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कैसे नहीं होगा, तो इसके लिए केस स्टडी उठाते हैं, केस 1 उठाते हैं इसी का ही। केस 1 क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लो आपका जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ एक्स, वो बढ़ा दो, ठीक है, महंगी कर दो इसको, पहले जितना भी था उससे महंगी कर दो। अगर एक्स का प्राइस ज्यादा हो जाए, किससे, उससे मिलने वाली उपयोगिता से, जैसे हमने बोला ना 1000 बोला उसने, तो उसको लिए उसका प्राइस ज्यादा है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ग्राहक एक वस्तु जिसको वो प्रयोग कर रहा है, अगर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिताएं कम है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उसके बराबर उसको समझता ही नहीं है कि महंगी लग रही है ये, तो चाहे वो टाइम बीइंग के लिए महंगी हुई हो, लेकिन हुई तो है ना, उससे मिलने वाली उपयोगिताएं उसके बराबर नहीं होंगी। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो ग्राहक क्या कहेगा, भाई मैं तो नहीं खरीद रहा। ठीक, और कौन खरीदेगा, जिसको इसके जो बढ़े हुए प्राइस पे जिसको यूटिलिटी लगेगी वो ग्राहक खरीदेगा। फर्दर और ऑप्शन बताओ, और क्या, कौन कौन खरीदेगा। मान लो हम एक प्रोडक्ट के 10 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, 10 क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन अब प्राइस महंगा हो गया, सो व्हाट, अब भी 10 लेंगे नहीं, हम उसकी कम कर देंगे क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े प्राइस पर डिमांड क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब हम मांग कम कर देंगे, क्यों कम की, क्योंकि हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है, कम है, और बड़े प्राइस पे हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, हम कम ही लेंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक, जब उसकी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या आएगा कि भाई वस्तु का जो है डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। जब वस्तु की डिमांड कम हो गई तो अगेन एक ट्रेंड चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। इज इट क्लियर? ये तब तक ट्रेंड चलता रहेगा, यानी कीमतें बढ़ी, डिमांड कम हो गई। कितनी कम होगी, कब तक कम होंगी, जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं डिमांड के बराबर नहीं हो जाती हैं। ठीक है ना, डिमांड कम होती जाएगी और कहां आके रुकेगी, जहां उपभोक्ता की मार्जिनल यूटिलिटी और घटी हुई जो डिमांड है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। इज इट क्लियर? अब सेकंड केस इसी का ही उठा लो, उल्टा ही, रिवर्स केस, केस 2 ऑफ इस दिस डेरिवेशन। पहले हमने प्राइस को बढ़ा हुआ बोला था, अब प्राइस को घटा हुआ बोल दो। जब प्राइस को घटा रहे हो, प्राइस ऑफ एक्स घटा दिया, ठीक, मान लो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कि प्राइस क्या हो गया, पहले से कम कर दिया। अब आप प्राइस पहले से कम कर रहे हो,
प्राइस पहले से कम करने का मतलब उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिताएं बढ़ा रहे हो। अब उपयोगिता क्या हो जाएगी, ग्राहक के लिए बढ़ जाएगी। प्राइस हो गया कम, उपयोगिता हो गई ज्यादा। अब ग्राहक क्या करेगा, मेरे लिए उपयोगिता ज्यादा है, मैं ज्यादा वस्तुएं खरीदूंगी। तो यानी मोर डिमांड इज क्रिएटेड इन द मार्केट। देखो, घटा हुआ प्राइस ज्यादा डिमांड, बढ़ा हुआ प्राइस लेस डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है बिल्कुल पूरा पूरा यहां पर। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, जब प्राइस घटा तो यूटिलिटी बढ़ी, जब यूटिलिटी बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ गई तो सीधी सीधी बात है, कब तक बढ़ती जाएगी ये डिमांड, कहीं तो आके रुकेगी कि नहीं रुकेगी, तो वहां पर आके रुकेगी जहां पर यूटिलिटी और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो जाता, वहां तक क्या हो जाएगी, सस्टेन कर जाएगी, वहां के रुक जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन, दैट इज MU इज इक्वल्स टू में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो प्राइस के बराबर होती है। इज इट क्लियर? आवर सेकेंड लॉ ऑफ डेरिवेशन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी आपने नया पढ़ा है, नया पढ़ोगे आप, क्योंकि अभी तक हमने बाकी चैप्टर जो हमने शुरू किए हुए हैं उसमें नहीं आया। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। ये देखो, इससे क्या है, इक्वी मतलब समान, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता, मतलब सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, पहले इस नियम को समझते हैं। MU ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू MU ऑफ y प्राइस ऑफ y। यानी कि आपको बता रहे हैं कि एक ग्राहक एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही प्रोडक्ट यूज नहीं करता। वी आर यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग आवर स्पेंडिंग आवर लाइफ। हम एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जब हम एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उनको खरीदेंगे और उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं का भी अध्ययन करेंगे, ठीक। लेकिन ये रेशो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पहले पर कितनी प्राइस, पहले एक एक्स वस्तु है उस पर कितना खर्च करना है और वाई वस्तु उस पर कितना खर्च करना है। बात समझ में आ रही है आपको? आप खरीदते तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर पता नहीं कितनी वस्तुएं खरीदते हैं ना, तो उन जितने भी वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन नियम एक ही चलता है। और नियम क्या चलता है कि हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी आपका जो रेशो होगा ना, एक्स वस्तु पे आपने जितना रुपया खर्च किया होगा, टोटल जितना भी रुपया खर्च किया होगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात, और वाई वस्तु पे जितना खर्च किया होगा उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की कीमत का अनुपात, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं, MU ऑफ x प्राइस ऑफ x, MU ऑफ y प्राइस ऑफ y, कि x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत का अनुपात क्या है, ज्यादा है, ठीक। लेट्स केस उठा लो, केस 1 एंड केस 2। पहला नियम तो ये हो गया कि x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको चेक करते हैं, जो हम कह रहे हैं वो कितना सही है, ठीक। मान लो एक्स वस्तु, वही सेम कर लो, एक को महंगा कर लो दूसरे को सस्ता कर लो, ठीक। मान लो एक्स वस्तु जो है वो महंगी हो गई, ठीक। जब एक्स वस्तु महंगी हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। जब x वस्तु महंगी हो जाएगी तो y की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब y की यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ये कब तक बढ़ेगी, किसकी, y वस्तु की जो डिमांड है वो कब तक बढ़ेगी, जब तक कि ये दोनों का रेशो क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। इज इट क्लियर? आप एक वस्तु जब महंगी हो जाती है तो ग्राहक कहां चल जाता है, दूसरी तरफ, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई तो वाई वस्तु ज्यादा बिकेगी, किसके कंपैरेटिवली, एक्स के कंपैरेटिवली। तो एक्स वाई की उपयोगिता कब तक बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और जब तक कि, अब जैसे जैसे आप ज्यादा खरीदोगे वाई, चलो इसको और डिटेल करते हैं। एक्स, जब आपने कहा कि एक्स महंगी हो गई तो वाई की उपयोगिता बढ़ गई,
जिसकी उपयोगिता बढ़ी उसकी डिमांड बढ़ी। अब इसकी डिमांड बढ़ी, अब ग्राहक ने इसको ज्यादा लिया, जब इसको ग्राहक ज्यादा लेगा तो अब धीरे धीरे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इधर से जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, केस 2 उठा लो। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 में भी यही कह रहा है वो, सेम उल्टा केस उठा लो कि अब क्या कर दो, एक्स को सस्ता कर दो। जब एक्स सस्ता हो जाएगा तो इससे मिलने वाली उपयोगिताएं ज्यादा हो जाएंगी कंपैरेटिवली टू वाई। वाई के कंपैरिजन में एक्स वस्तु की उपयोगिताएं बढ़ जाएंगी। जब एक्स वस्तु की उपयोगिताएं बढ़ जाएंगी तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली टू वाई। बात सही है? तो अनुपात बिगड़ जाएगा ना, तो ये अनुपात को समान क्या करना करेगा, जब ये ज्यादा बिकेंगी तो ग्राहक ज्यादा यूज करेगा तो फिर उसकी उपयोगिताएं क्या होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। और कब तक कम होती चली जाएंगी, जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर लॉ ऑफ डेरिवेशन, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड की डेरिवेशन थी दो, जो आज हमने क्लियर किया आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं, वी कैन डिस्कस इज लेटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।